गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग सब यहाँ पे आए और हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान दिया। का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जैसे जैसे विश्व डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे मेडिकल साइंसेस डेवलप हो रही हैं, चीज़ें स्पेशलिटी से सुपर स्पेशलिटी की तरफ गई, अब सुपर स्पेशलिटी से सब स्पेशलिटी की तरफ ट्रांसफ़र होती जा रही हैं। तो सुपर स्पेशलिटी मतलब जैसे न्यूरोलॉजी हुआ, न्यूरोसर्जरी हुआ, अब धीरे धीरे इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसिंग यूनिट्स का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है पूरे विश्व में, जिसमें मरीज की बीमारी के हिसाब से उसका इलाज होता है। मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ इसके हिसाब से इलाज नहीं होता। तो अब तक ऐसा होता था कि सारे न्यूरोलॉजिस्ट सरदर्द भी देखते थे, स्ट्रोक भी देखते थे, पार्किंसन भी देखते थे, एपिलेप्सी भी देखते थे, मूवमेंट डिसऑर्डर्स, मेमोरी क्लिनिक, डिमेंशिया, ये सारी चीज़ें हर कोई देखता था। तो उसमें मरीज को एक केयर तो मिलती थी, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो जाए ये नहीं संभव था। जैसे पार्किंसंस में किसी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो वो पार्किंसन को बहुत अच्छी तरीके से देखेगा। फिर हमारे साथ में जैसे डॉक्टर आदित्य गुप्ता जुड़े हुए हैं, पिछले 20 साल से हम लोग साथ हैं। तो पार्किंसंस डिजीज़ में एक ऑपरेशन होता है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी। तो यदि किसी पेशेंट को सर्जन की आवश्यकता है तो मैं पहले उसको रेफर करूंगा, फिर वो इनसे अपॉइंटमेंट लेगा, फिर वो इनको। थैंक यू डॉक्टर सुमित। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस प्रेस मीटिंग में। डॉक्टर सुमित ने ऑलरेडी आपको एक बैकग्राउंड दिया है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो किस तरह बाकी डिपार्टमेंट से अलग है। तो हमारा एक जो न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट है, ये एक इंटीग्रेटेड न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट है। इसके अंदर ऑब्वियसली अलग अलग टीम्स हैं, बट कोई आपस में हमारा कोई बैरियर नहीं है। हम किसी भी पेशेंट को देखने के लिए सीमलेसली हम एक्शन में आ सकते हैं और पेशेंट की केयर करने में हमें इन्वॉल्व होने में केवल 5 मिनट का टाइम लगता है। अगर हम बात करें मूवमेंट डिसऑर्डर्स की, तो आमतौर पे न्यूरो प्रॉब्लम्स के बारे में हम क्या देख रहे हैं कि इनिशियल स्टेजेस में तो दवाइयों से काफ़ी अच्छा लाभ होता है। सो कॉमन एग्जांपल है पार्किंसन डिजीज का, जैसे डॉक्टर सुमित ने बताया। आमतौर तक पहले 5-7 साल पार्किंसन डिजीज के बारे में अगर कहा जाए तो दवाइयाँ पेशेंट को बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देती हैं। केवल 1 या 2 गोली पूरे दिन में खाने से उनकी शेकिंग खत्म हो जाती है, उनका जो अकड़ापन है वो चला जाता है और पेशेंट नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल मोबिलिटी, नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ सब एंजॉय कर पाता है। बट पार्किंसन डिजीज में 5-7 साल होने के बाद जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो एक गोली का असर 12 घंटे चलता था वो सिर्फ 2 घंटे चलता है। तो पेशेंट को 5-6 बार अपनी मेडिसिन दिन में खानी पड़ती है। इनफैक्ट हमें ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट अगर आप पेशेंट से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अगर उनको मार्केट तक भी जाना है, घर के बाहर जाना है, तो वो टाइम करके वो गोली खाते हैं जिससे कि वो 2 घंटे में वो होके बाहर आ सकें वापस। दूसरी बात क्या आती है कि अगर पेशेंट से उनके घर पे मिलने के लिए कोई आने वाला है तो वो टाइम करके उस गोली को खाते हैं, जिससे जो उनसे मिलने वाला है वो उनके हिलते हुए हाथ नहीं देख पा रहा है या उनको एम्बैरेसिंग नहीं लग रहा है किसी मिलने वाले के सामने बैठे। नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे ग्रुप की इस इंटरेक्शन में। जैसे डॉक्टर सुमित सर ने बताया कि हमारा जो न्यूरोइम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट है ये प्राइमरली उन न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के विषय में डील करता है जो कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जब हमारे किसी एक नॉर्मल इन्फेक्शन से जो डील करने की प्रतिक्रिया है बॉडी की, वो जब एबनॉर्मली एक्ट करे और आपकी खुद की बॉडी के अंगों के खिलाफ काम करना शुरू करे और उस प्रोसेस में उसको डैमेज करे या उसमें सूजन लाए, तब कई लक्षणों के तौर पे ये, जब कि अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले जिसमें कि हम देखने की नस जिसको हम ऑप्टिक नर्व, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है, और उसके बाद नर्व्स का नसें जिनको हम नर्व्स कहते हैं उनके ऊपर या फिर मसल या इन दोनों का जो जंक्शन होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इनके तरफ को अगर इम्यूनिटी एबनॉर्मली एक्ट करके इनको डैमेज करे तो हम उन डिसऑर्डर्स को हम न्यूरोइम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब इन सब का बेसिस एक रहता है, पर जिस जगह पे इन्वॉल्वमेंट रहती है उसके हिसाब से सिम्टम होते हैं। इसीलिए ये बहुत ही वैरायटी ऑफ सिंड्रोम्स और वैरायटी ऑफ सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। मुख्य
का जो मेहनत लगती है इनमें, पहले ये एस्टेब्लिश करने में लगती है कि इनका कारण एबनॉर्मल इम्यूनिटी है। दूसरा कि क्योंकि लक्षण बहुत नॉन स्पेसिफिक रहेंगे, सिर्फ जगह जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है उसके कारण रहेंगे। जब ये हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये एबनॉर्मल इम्यूनिटी के कारण है, तो जो इलाज है, क्योंकि वो इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए टारगेट रहता है उनका कि इम्यूनिटी को कंट्रोल किया जाए, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हमें उनका भी बहुत खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक एक्सपर्ट प्रोसेस है कि उसका डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करना, दूसरा एक्सपर्ट प्रोसेस है कि उसका ट्रीटमेंट इनिशिएट करना, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स होते हैं इसलिए उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब सर, जिस तरह से न्यूरो सब स्पेशलिटी क्लिनिक की ओपनिंग की जा रही है, तो इसमें कितनी राहत मिलेगी गुरुग्राम के वास्ते? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पता चलेगा लोगों को कि उन्हें ये परेशानियां हैं। सबसे बड़ी बात तो मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि अवेयरनेस बढ़ाना सबसे मुख्य उद्देश्य है इन सब चीज़ों का। दूसरी चीज़, बीमारी जल्दी पकड़ में आएंगी तो उनका इलाज संभव हो पाएगा, और जिनमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होनी है उनमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है डेवलप होने से पहले ही हम उन्हें पकड़ लें और उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं पेशेंट में, क्योंकि आप डेली उनको देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉमन पेशेंट किस तरह से आते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए पार्किंसंस के पेशेंट्स हैं, उनमें दवाइयों की वजह से बॉडी कभी कभी इस प्रकार से तांडव नृत्य करने लगता है, सारा बॉडी नाचने लगता है, जिसको हम डिस्काइनीजिया बोलते हैं, जिसे हम DBS से पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मेमोरी गड़बड़ होने लगती है। कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे मेमोरी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाती है पार्किंसंस पेशेंट्स में। कई पेशेंट्स को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, उनको ऐसी चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो वास्तविकता में नहीं होती। उनको दवाइयों से हम बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं और उन दवाइयों को भी बंद कर सकते हैं जिनसे ऐसा होता है। तो ये बात एक स्पेशलिस्ट ही समझ सकता है कि ये कॉम्प्लिकेशन अब शुरू होने वाली है या हो गई है, क्यों हुई है, और उसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। सर, दवाइयाँ ही निवारण है या उसके अलावा जैसे दवाई से अगर ट्रीट नहीं हो पा रहा है ये केस, तो उसके बाद आप क्या एक्शन आप लेते हैं? पार्किंसंस के पेशेंट्स में जैसा मैंने बताया कि DBS किया जा सकता है जब बीमारी एडवांस हो जाती है और मोटर कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। डिस्टोनिया में हम सर्जरी कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे न्यूरोइम्यूनोलॉजी क्लिनिक हैं जिसमें कि मरीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, उसमें हम इम्यूनिटी को दबाकर बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर, ये ज़्यादातर किस एज में बीमारी दिखाई देती है? न्यूरोइम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किसी भी एज में हो सकती हैं, बट यंग लोगों में, प्रोडक्टिव लोगों में ज़्यादा होती हैं। डिमेंशिया आमतौर पर वृद्धावस्था में ज़्यादा होता है। पार्किंसन हो किसी भी एज में सकता है, परंतु आमतौर पर 45 साल से उम्र की से ज़्यादा की एज में होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर नेम एंड एड्रेस। डॉक्टर सुमित सिंह, चीफ ऑफ न्यूरोलॉजी, आर्टेमिस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस एट आर्टेमिस हॉस्पिटल। सर, जिस तरह से अब आर्टेमिस में तीनों क्लिनिक में 3 तरह की चीज़ों को ट्रीट करने का स्टार्टिंग हो चुकी है, तो आप किस तरह से इस चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं एज ए न्यूरोसर्जन मेरा रोल इसमें 2 क्लिनिक्स में रहेगा। एक तो है, जैसा डॉक्टर सुमित सिंह ने बताया, पार्किंसन डिजीज़ क्लिनिक में मेरा रोल रहेगा कि पार्किंसन के जो पेशेंट होते हैं 5-7 साल के बाद उनको मेडिकल ट्रीटमेंट से कुछ कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, तो वहाँ पे ऐसे पेशेंट्स को हम काउंसल करते हैं कि उनको DBS सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। तो आमतौर पे पेशेंट को बहुत मुश्किल होता है कि पहले वो डॉक्टर सुमित सिंह से मिलेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद एक अलग दिन आके मेरे से मिलेंगे, फिर उनके कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर वो वापस जाके डॉक्टर सुमित सिंह से पूछेंगे। तो जब हम एक साथ एक क्लिनिक में मौजूद होते हैं तो पेशेंट्स का टाइम भी वेस्ट नहीं होता, पेशेंट्स का पैसा भी वेस्ट नहीं होता, और पेशेंट का एक कंफर्ट लेवल ये भी बनता है जब वो सारे स्पेशलिस्ट को एक साथ देखते हैं तो उनको एक्चुअली में लगता है कि एक टीम है जो इनकी केयर कर रही है। तो ये पेशेंट को रीअश्योर करने के लिए और पेशेंट को कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर, सर्जरी का कब ऐसा टाइम आता है कि लगता है आपको कि सर्जरी ही बेटर रहेगी? हाँ, तो इसमें मैं 2 सिंपल भाषा में मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट जिनको दिन में 4 से 5 बार दवाई लेने की ज़रूरत पड़ रही है, या जिनकी फंक्शनिंग ऐसी है कि हर एक बार दवाई लेने के बाद उनको 2 घंटे मोबिलिटी मिलती है, फिर वापस से वो जाम हो जाते हैं, तो एक इंडिकेशन ये रहती है। दूसरा इंडिकेशन होता है कि जब पार्किंसन डिजीज़ में 5-7 साल के बाद दवाई की वजह से उनको एक अजीब तरह की बॉडी में मूवमेंट पैदा होती है जिसको हम डिस्काइनीजिया कहते हैं। इसमें शोल्डर और हाथ अपने आप ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं, जो कि सोशली बहुत एम्बैरेसिंग होता है उनके लिए। पेशेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनसे कोई भी मिलने वाला उनको उस स्थिति में दिखे।
तो ये 2 इंडिकेशन है जब हम पेशेंट्स को काउंसल करते हैं कि आपको डीबीएस सर्जरी के बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। सर ये जेनेटिक होता है या फिर नॉर्मल कभी भी हो सकता है किसी को? आमतौर पे पार्किंसन डिजीज़ एक जेनेटिक बीमारी नहीं है। एक और बीमारी होती है डिस्टोनिया, जो कि कुछ केसेस में जेनेटिक होती है। तो पार्किंसन डिजीज़ एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। लाइफ टाइम प्रेवलेंस पार्किंसन डिजीज़ का 1% है। तो आप समझ सकते हैं हमारी देश की आबादी के हिसाब से 1% एक बहुत ही हाई फिगर है। तो पार्किंसन डिजीज़ और इसके ट्रीटमेंट और डीबीएस सर्जरी के बारे में हमारी कंट्री में और अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है। सर तो सर जिस तरह से आपने बताया अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस के लिए आप किस तरह से काम करते हैं? देखिए, अवेयरनेस के लिए हम लोग प्रैक्टिकली अभी कोरोना वायरस का पिछला 1 साल अगर छोड़ दें, प्रैक्टिकली हम हर महीने कम से कम 2 से 3 जगह जाके हम लोग लेक्चर्स देते हैं। अलग अलग जो शहरों की IMA या API एसोसिएशंस हैं, वहाँ पे हम लोग के लेक्चर्स रहते हैं, जहाँ पे हम सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स को पार्किंसन डिजीज़, डीबीएस सर्जरी के बारे में पूरा बताते हैं। उनमें से कुछ जो इंटरेस्टेड होते हैं वो एज एन ऑब्जर्वर आके हमारे हॉस्पिटल में हमारे साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं वो भी हमारा ऐसा पॉलिसी है कि हम उनको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल में कुछ टाइम स्पेंड करिए और ये चीज़ें सीखिए कि हम कैसे इसको ट्रीट करें। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जब आप इस चीज़ को ट्रीट करते हैं, सर्जरी करते हैं, क्या उसके बाद दोबारा से उनको इन फ्यूचर इस चीज़ को फेस करना पड़ता है या ओके होता है लास्ट? देखिए, सर्जरी का सक्सेस रेट मोर देन 90% है। तो अगर 100 पेशेंट्स का हम ऑपरेशन करते हैं, कम से कम 90 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हो गई। 2 या 3 पेशेंट ऐसे होते होंगे जिसमें कि हमने जब ऑपरेशन किया तो वापस हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी। जो हमने वायर डाली थी उसकी हमें पोजीशन बाद में चेंज करनी पड़ी। तो बहुत ही एक छोटा परसेंटेज है जिसमें ऑपरेशन दोबारा करना पड़ता है। आमतौर पे एक ही बार में ये ऑपरेशन सफल हो जाता है। जिस तरह से शुरुआत आर्टिमिस ने की है, एक ही छत के नीचे तीनों बीमारियों का इलाज और एक टीम वर्क कर रहे हैं आप लोग, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होता है उस समय जब आपको मिलते हैं? देखिए, जो ये हम तीनों बीमारियों की बात कर रहे हैं, ये तीनों टाइप की बीमारियां आमतौर पे लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होती हैं जिनको हम क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो इसके अंदर या तो जो पेशेंट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत जगह पे अपना ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं या फिर उनका डायग्नोसिस प्रॉपर तौर पे एस्टेब्लिश नहीं हुआ होता। तो जो एक सुविधा ऐसे इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसिंग यूनिट्स की रहती है वो ये रहती है कि कई बार मैक्सिमम पेशेंट्स हमें अपनी रिपोर्ट्स पहले भी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे शेयर कर लेते हैं और फिर हम उनको रिव्यू करके रखते हैं, जिससे पहले कि हम एक बार इन पर्सन उनसे इंटरेक्शन, ये ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट है आजकल के कोविड टाइम्स में, जब कि टेली कंसल्टेशंस का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल आ रहा है। हम कई प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके हम अपने ना तो ये केवल कि हम उनको एक छत के नीचे अगर इन पर्सन मीटिंग हो रही है तो हम 4 या 5 लोग, जैसे डॉक्टर सुमित ने भी हाईलाइट किया, डॉक्टर आदित्य ने भी हाईलाइट किया कि न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, फिजिकल थेरेपिस्ट, जिसको हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं, इसके अलावा इन स्पेशलिटी क्लिनिक्स के अंदर एक स्पेशलिटी नर्स भी रहती है, जिनको, जैसे हमारा MS क्लिनिक है तो उसके अंदर MS नर्स रहती हैं जिनको डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ MS पेशेंट्स के ही बारे में पूरी जानकारी रहती है, थेरेपी से एसोसिएटेड कोई, और उनके पास एक हेल्पलाइन नंबर भी रहता है। तो वो भी एक एडिशनल बेनिफिट इन क्लिनिक्स का रहता है कि जिसमें कभी भी कोई भी मुश्किल होने पे या तो वो कॉल करके समय रहते या फिर वो एक मैसेज ड्रॉप करके कॉन्टैक्ट बनाए रख सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें फॉलोअप का बहुत बड़ा रोल है। तो आप जब ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ भी अगर मान लीजिए आपको कोई XYZ प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो दवा रिलेटेड है, बीमारी का प्रोग्रेशन है या फिर कोई अनरिलेटेड प्रॉब्लम है, इस चीज़ का डिसीजन लेने के लिए भी आपसी सलाह मशवरा बहुत कई बारी फ़ायदा रहता है और अल्टीमेट बेनिफिट पेशेंट को है।